पैन नंबर। अगर मान लिया किसी के पास पैन नहीं है, नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारा खास शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, जो हर रोज आपको बताता है कि कैसे आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे अपने फाइनेंसेस को बेहतर बना सकते हैं। तो आप भी आ सकते हैं योर मनी में अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुआ कोई भी सवाल लेकर। आप व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सबसे पहले नोट कर लीजिए 7045220000। इसके अलावा आप yourmoney@nw18.com पर ईमेल भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर सीएनबीसी आवाज़ के हैंडल पर जाएंगे तो ये शो लाइव देख भी सकते हैं। साथ ही साथ हैशटैग आस्क आवाज़ योर मनी लिखकर अपने सवाल भी आप हमें भेज सकते हैं। हमारे साथ आज मनी एड स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या मौजूद हैं। अर्नब नमस्कार, स्वागत है आपका और शुभकामनाएं आपको फेस्टिविटीज़ की, दिवाली की। और क्वेरीज लें उससे पहले दिवाली बोनस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जब गिफ्ट्स दिए जाते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलता है। तो आइडियली तो ये बोनस के पैसे शौक पूरे करने के लिए, गिफ्टिंग के लिए, अपने लिए कुछ खरीदारी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसे आप और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी जगह इन्वेस्ट करके, ताकि आप ज़्यादा कमा सकें। तो बोनस को इस्तेमाल कैसे करें ये आपको बताएंगे आज अर्नब। उसके बाद क्वेरीज को करेंगे शामिल। तो अर्नब बताइए, बोनस या फिर इंसेंटिव्स जो मिलते हैं दिवाली के टाइम पर, उसको लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए? पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। अब जब आपके पास बोनस आता है तो ये एक एडिशनल आपके लिए इनकम या कैश फ्लो हो जाता है, क्योंकि आपने ये अपने नॉर्मल सैलरी से ये एक अलग और एडिशनल अमाउंट है। तो आपका इसमें ऐसा नहीं है कि इसको खर्च नहीं करना है, खर्च तो जरूर करना है, क्योंकि हर फेस्टिवल में थोड़ी सी रौनक ये लाता है। लेकिन उसके साथ दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी। पहली बात एक कि क्या आप थोड़ी सी रकम इसमें से साइड पर लेके क्या आप कोई आपके बड़े लोन को रीपे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस प्रकार के हम एनवायरनमेंट में है जहां पर ब्याज की दरें बढ़ रही है, तो उसमें आपका जो लोन का टेन्योर है वो बढ़ते ब्याज दर के साथ बढ़ता जाता है। तो अगर आपको इसे कंट्रोल में लाना है, और खास करके अगर आपके पास कोई एक लॉन्ग टर्म लोन हो जहां पर आपने अभी शुरुआत की हो, 1 2 3 4 साल हुए, फॉर एग्जाम्पल इन हाउसिंग लोन, तो अगर यहाँ पर अगर आप एक रीपेमेंट करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट का जो बचत होती है ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द लोन, वो बहुत बड़ी होती है। तो ये एक चीज है। दूसरी बात ये है कि आप ये रकम एक मुश्त कहीं पे निवेश भी कर सकते हैं, और निवेश करने का लक्ष्य यही है कि आपको कोई अपने गोल में इसे अचीव करने में आसानी होगी। तो ये बोनस आता है, उसमें से ऐसा नहीं है कि आपको पूरी की पूरी रकम साइड में रखनी है, लेकिन अगर ये दो लक्ष्य को ध्यान में रखकर आपने थोड़ी सी रकम इनमें के लिए डाइवर्ट कर दी, तो आपके फाइनेंसेस सुधर जाएंगे पूरे साल के लिए। तो ये तो है, थोड़ा खर्च कीजिए, थोड़ा बचाइए, बहुत ज़रूरी है। जो लायबिलिटीज़ हैं उनको भी पूरा कर सकते हैं, उनको थोड़ा हल्का कर सकते हैं अपने कंधों पर। तो आइडियली तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बट कीजिए वो जो आपको खुशी दे। लेकिन चलिए अब बिना देरी किए सवालों को ले लेते हैं। दीपेश कुमार हैं हमारे साथ अब सवाल पूछने के लिए हापुड़ से। दीपेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? जी मैम मेरी 3 SIPs चल रही हैं। एक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, एक कैनरा रुबेम्बो स्मॉल कैप, एक कोटक मिड कैप। तो ये 8,000 रुपए की SIPs है मेरी। ओके। एक वन टाइम ठीक है भी कर रखा है मैंने टाटा डिजिटल। तो मैम मैं 2-3 हजार रुपए की और SIP करना चाह रहा था, तो मैं किस फंड में करूं? मैं ये भी सोच रहा था कि कोई US मार्केट में कोई फंड हो या कोई इंडियन मार्केट का ही फंड हो जो मेरे पोर्टफोलियो को बैलेंस करे। और मेरा पोर्टफोलियो का मैम रिव्यू क्या ठीक है मेरे लिए? ठीक है, बिल्कुल दीपेश जी, अर्नब आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। तो अर्नब, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, कैनरा रोबेम्बो स्मॉल कैप, ये 3 फंड्स हैं जहां पर इनकी ऑलरेडी SIP चल रही हैं और 8,000 की SIPs हैं। 3,000 की और SIP ऐड करना चाहते हैं तो टोटल SIP 11,000 की कर सकते हैं। टाटा डिजिटल फंड में लमसम इन्होंने 8,000 डाले हुए हैं। अब सवाल यह है कि 20 साल में 2 करोड़ का टारगेट है, प्लस जैसे इन्होंने इंटरनेशनल फंड की बात कही, US फंड की, तो इंटरनेशनल फंड कौन सा ये ले सकते हैं? क्या इन फंड्स के साथ ऐड करना चाहिए या कोई और फंड ऐड करें? बताइए कैसे बेहतर बना सकते हैं इस पोर्टफोलियो को, और इनके गोल पर आपकी राय।
जी, अगर आप देखें तो इनको अपने लक्ष्य के लिए अगर वो हर महीने 20,000 का निवेश करते हैं और वो ये ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स अगर 12% कंपाउंडेड ग्रो करता है, तो ये इनके लक्ष्य को पूरी तरह से अचीव कर पाएंगे। यानी कि टारगेट इनका यही होना चाहिए कि उनको 20,000 रुपये पर मंथ का निवेश करना है। आज की तारीख में ऑलरेडी 8,000 का निवेश हो रहा है, 3,000 मोर ऐड होंगे, यानी 11 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी और धीरे धीरे करके उनको बढ़ा के 20,000 तक जाना है। दूसरी बात आती है उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की तरफ। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने जो फंड सिलेक्ट किए हैं वो काफी अच्छे फंड्स हैं। तो ये एडिशनल जो एसआईपी है वो मेरे हिसाब से ये इनके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इनकी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए एक फोकस्ड फंड, जिसमें एसबीआई का फोकस्ड फंड है, यहाँ पर ये निवेश शुरू कर सकते हैं। तो इससे पोर्टफोलियो में थोड़ा लार्ज कैप का भी एक्सपोजर बढ़ जाएगा और ये फोकस्ड है, तो यानी कि बहुत सारे स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो इससे भी इनको बेनिफिट होगा। अब दूसरी बात ये आती है कि इनका ये गोल है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर ले। अब आज की तारीख में क्या हुआ है कि पिछले 7-8 महीने से सेबी ने इंटरनेशनल फंड्स के निवेश में रोक लगा दी गई है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स की ओवरऑल लिमिट है फॉरेन निवेश की, वो टच हो गई है। यानी कि मोस्ट फंड हाउसेस ने अपने इंटरनेशनल फंड्स में निवेश बंद कर दिया है। तो ये आप अगर आप करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। एक्सेप्शन क्या है? थोड़े ईटीएफ से, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो आज की तारीख में खुले हैं। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देखें तो इसमें एक ऑलरेडी पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, जहां पर थोड़ा फॉरेन एक्सपोजर ऑलरेडी है। तो ये एक्सपोजर इज मोर देन इनफ फॉर हिम, तो उनको एक सेपरेट इंटरनेशनल फंड की जरूरत नहीं है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए निवेश बढ़ाना है और एक एडिशनल फंड एसबीआई फोकस ऐड करना है, तो वहीं से इनके लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। ओके, ठीक है। अगले कॉलर से बात करेंगे। अमित है हमारे साथ। अमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, मैं अभी नई एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ, नया बिगनर हूँ मैं, तो मैं 5,000 रुपए से पर मंथ अपनी सेविंग से बचाना चाहता हूँ। तो कौन से ऐसे फंड रहेंगे जो जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? ओके, तो आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं, यानी आपका होराइजन क्या है और इनिशियली कितने पैसे लगा सकते हैं? मैम 5,000 पर मंथ निकाल सकते हैं, 5-6,000 लमसम, 5 से 6,000। 5 से 6,000 15 साल तक के लिए, ठीक है। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो क्रिएट करने के में मदद कीजिए अर्णव, कैसे शुरुआत कर सकते हैं ये? जी, ये यंग है, इनके पास समय है, 15 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, तो ऑब्वियसली इसके लिए, इनके गोल्स के लिए ये इक्विटी फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वही एक राइट फिक्स होगा इतने लंबे समय के लिए, और खास करके क्योंकि इनका गोल है वेल्थ एक्यूमुलेशन। तो इक्विटी फंड्स की तरफ उनको ध्यान देना है, क्योंकि ये एक नए इन्वेस्टर, तो हम नॉर्मली कहते हैं कि जब कोई नया इन्वेस्टर आता है तो उनको जो इनिशियल फंड्स लेने हैं वो थोड़े लार्ज कैप ओरिएंटेड हो और वो उसमें बहुत रिस्क ना हो, ताकि धीरे धीरे करके वो समझ जाए कि किस प्रकार से इक्विटीज फंक्शन करती है, कितनी वॉलेटिलिटी, और फिर जाके अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा दे। तो इनके लिए एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसमें प्रीडोमिनेंटली एक्सपोजर लार्ज कैप में होता है, जिसमें मेरा चॉइस होगा कैनरा रोबेको का इमर्जिंग एक्विटीज फंड। ये फंड एक उनको से शुरुआत करनी चाहिए, और दूसरा फंड एक फ्लेक्सी कैप फंड चुनना चाहिए, जिसमें है पराग परिक का फ्लेक्सी कैप। ये एक वैल्यू ओरिएंटेड फिलॉसफी से अपना पोर्टफोलियो बनाता है, तो यहाँ पर भी उनको अक्रॉस मार्केट कैप्स अच्छे वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स मिलेंगे। तो ये शुरुआत करने से उनको अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आएगी, और जैसे जैसे आज की तारीख में इनके पास 5 या 6,000 रुपए का निवेश है, तो आधा आधा इन दोनों में बांट ले, और जैसे बढ़ता है उनका निवेश का अमाउंट, तो उनको फिर आगे जाके नए फंड्स ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इनके जो गोल उन्होंने बताया है, उसके लिए अगर वो 20,000 पर मंथ का निवेश करते हैं तब वो गोल हासिल होगा। तो इसीलिए आज 5-6 हजार से शुरुआत करते हैं, लेकिन इसको बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे बढ़ाते हैं आगे जाके और फंड्स फिर बाद में ऐड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए, तो शुरुआत आप कर सकते हैं जैसे आपको सजेस्ट किया गया है अर्णव जी के द्वारा। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड फंड्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अभय है हमारे साथ अब अमृतसर से। अभय गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हेलो।
अबे सवाल पूछिए प्लीज। मैम मैं पूछना चाहता था कि 20 से 25 लाख का करना था 10 साल के लिए, तो लमसम करें या सिप में करें? ओके, 5 साल का आपका टाइम होराइजन है? जी 5 से 10 साल का। 5 से 10 साल का, हालांकि 5 और 10 साल में बहुत डिफरेंस है, तो 10 साल का 5 ले साल लीजिए का मैम। होराइजन लेके चल लेते हैं इनिशियली। 10 साल का ठीक है। तो अर्णव जी 10 साल का इनका व्यू है, 25-30 लाख इनके पास लमसम है। जानना चाहते हैं उसी अमाउंट के एसआईपी के थ्रू प्लेस करें या लमसम कुछ फंड्स में लगा दें? बताइए कैसे बनाएं ये पोर्टफोलियो और किस तरीके से? नहीं, देखिए आपने सही कहा कि 5 और 10 साल में बहुत बड़ा फर्क है, खास करके जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, क्योंकि अगर आप 5 साल में जाते हैं तो आपको एक हाइब्रिड ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिसमें डेट का समावेश हो। लेकिन अब वो स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि उनको 10 साल का लक्ष्य है, तो ये एक लंबा गोल है और इसके लिए इक्विटी फंड्स ज्यादा अच्छे रहेंगे। अब क्योंकि इक्विटी फंड्स में उनको जाना है तो उनकी स्ट्रैटेजी भी बदल जाएगी। तो जो लमसम अमाउंट उनके पास है, उनको पहले ये लमसम अमाउंट लिक्विड फंड्स में डालना है और वहां से एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का जरिया लेना है। यानी कि अमाउंट इनिशियली जाता है एक डेट फंड में जहां पर रिस्क नहीं होता, वहां से हर महीने धीरे धीरे करके अमाउंट इक्विटी फंड्स में चले जाते। तो अगर ये करते हैं तो उसमें 2 फायदे होते हैं। पहला तो उनका इक्विटी का निवेश एक समय पे नहीं होता, यानी कि स्प्रेड आउट हो जाता है, यानी कि रुपी कॉस्ट का एवरेजिंग हो जाता है। और दूसरी बात कि जो डेट का इन्वेस्टमेंट है वहां पर भी वो अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी उनको अडॉप्ट करनी चाहिए। 4-5 फंड वो इससे में अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं, क्योंकि रकम बड़ी है और समय लंबा है। तो मेरे हिसाब से कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटीज फंड, फिर पराग परिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज और निपॉन स्मॉल कैप, ये 4 फंड से वो शुरुआत कर सकते हैं। तो इनमें ये एसआईपी के थ्रू डाले या लमसम प्लेसमेंट करे पैसे की, और कितना कितना किस फंड में डाले, जो भी स्ट्रैटेजी अपनाए? हाँ, तो इनको ये पूरा जो अमाउंट है वो एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान से करना होगा। यानी कि अमाउंट 30 लाख है तो वो 4 फंड हाउसेस जहां पर ये उनको निवेश करना है उसके लिक्विड फंड में 7.5 लाख ईच डाल दे और वहां से हर महीने ट्रांसफर करे ये 4 इक्विटी फंड्स में। तो ये उसे हम एसटीपी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इक्विटी फंड्स में वो नहीं करते, बीच में एक डेट फंड आ जाता है। तो लमसम डेट में जाएगा और वहां से हर महीने 12 महीने के लिए इक्विटी ये 4 फंड्स मैंने बताए वहां पर अमाउंट जाएगा। तो इन चारों फंड्स के साथ ये 10 इयर्स के होराइजन के साथ स्टिक कर सकते हैं या फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद रिव्यू भी करते रहे, क्योंकि 10 इयर्स लॉन्ग टर्म होराइजन है और अमाउंट भी डिसेंट डाल रहे हैं? हाँ, तो इसमें ऐसा होता है कि आप जब निवेश करते हैं तो आपको एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे फंड्स को रिव्यू करते रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इनके लिए हर साल एक बार फंड्स रिव्यू करना जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि पहले ही साल अभी थोड़ा निवेश किया है तो उसके बाद इनिशियली वो अपने फंड्स बदलने की ओर ध्यान दे। पहले जब आप करते हैं तो एटलीस्ट 3 साल का समय आपको देना होगा बिफोर यू मेक एनी चेंजेस। तो अनलेस की कोई फंड हाउस में या कोई स्पेसिफिक स्कीम जिन्होंने ली है उसमें कुछ बड़ा बदलाव आता है और इसीलिए चेंज करना पड़े तो वो एक अलग चीज है। लेकिन एनुअल रिव्यू, लेकिन एटलीस्ट 3 साल आप अपने फंड को दीजिए ताकि वो परफॉर्म कर सके। अगर उस समय में फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर रहा है और अपने सेम कैटेगरी के दूसरे फंड से भी अंडर परफॉर्म कर रहा है तो फिर आपको उसे बदलना चाहिए। वरना ये फंड्स को आप रिव्यू रेगुलरली करते रहे तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि कब आपको इसे बदलना है या कितनी देर तक इसको चालू रखना है। ठीक है, तो 4 फंड्स आपको बताए गए हैं जिसमें आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज, कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज, इसके अलावा आप इक्विटी फंड्स भी ले सकते हैं। अगर जैसे कि बताया अर्णव जी ने कि अग्रेसिव पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, लंबा टाइम है आपके पास, उस स्थिति में आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स को ऑप्ट कर सकते हैं। 7.5 लाख रुपए ईच फंड में आप पार्क कीजिए सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू, एसटीपी के थ्रू, और उस तरीके से आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। 3 साल का पर्सपेक्टिव इनिशियली लेकर चलें, 3 इयर्स पे अपने
पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें, नेसेसरी चेंजेस हों तो वो आप अप्लाई कीजिए और योर मनी जैसे शो आपको इसी में मदद भी करते हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। अर्णव पंड्या हमारे साथ मौजूद है आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जरूर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। अर्णव पंड्या हमारे साथ मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और अब एक ईमेल ले लेते हैं। ललित कुमार ने भेजी है ये ईमेल। 22 इयर्स इनकी एज है। ऑलरेडी ये 19,500 की SIP कर रहे हैं और 30 से 31 साल में 2 करोड़ का टारगेट है इनके। मैं पोर्टफोलियो दिखाऊं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मेरी एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, UTI वैल्यू अपॉर्चुनिटीज, DSP टैक्स सेवर, UTI स्मॉल कैप, UTI फ्लेक्सी कैप, ये फंड्स लिए हुए हैं। किसी फंड में 2,000, किसी में 2,500, किसी में 4,000 और किसी में 5,000 ये इनकी इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्टिंग है, 22 साल की उम्र और ऑलरेडी ऑलमोस्ट 20,000 की SIP कर रहे हैं, तो काफी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एट अ यंग एज। बट इनके पोर्टफोलियो पर साथ ही साथ इनके गोल पर क्या सजेशन रहेगा अर्णव आपका? बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने इतने यंग एज में पहले तो शुरुआत कर दी है। तो यंग एज में शुरुआत करने से मेन बेनिफिट ये होता है कि आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, क्योंकि आपके पास इतना सारा समय होता है, तो इसे अचीव करने के लिए आपको बहुत कम रकम चाहिए। तो अब इन्होंने जो अपना गोल सेट किया है उसके लिए अगर ये सिर्फ महीने में 5,000 रुपये की SIP करते हैं तो इनका गोल अचीव हो जाएगा। तो मेरा इनसे कहना ये है कि आप अपने एग्जिस्टिंग टारगेट को तो अचीव कर पाओगे, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपने जो गोल की वैल्यू तय की वो 30 साल बाद, ये एक बहुत लंबा समय है, उस समय के बाद, इन्फ्लेशन के बाद ये कितना महत्व रखेगा या वो कितना आपको परचेजिंग पावर देगा, इस पे आपको ध्यान देना है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी गोल की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। पर इसमें भी कोई आपके लिए चिंता नहीं है, क्योंकि अगर आप बढ़ाते भी है तो फिर आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इतना है कि ज्यादा रकम भी आप अचीव कर पाएंगे। अब आते हैं उनके पोर्टफोलियो की तरफ। उन्होंने एक टैक्स सेविंग फंड लिया है, इसके अलावा काफी सारे फंड है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है फंड्स की। एक ही चीज जो बहुत सामने स्पेसिफिकली आती है वो ये है कि एक फंड हाउस UTI म्यूचुअल फंड के, इनके पास मल्टीपल फंड्स हैं। तो इतने सारे फंड्स एक फंड हाउस के लिए लेना सही नहीं है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। तो मेरा इनसे कहना यही है कि UTI का जो वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड है उसमें से वो निकल जाए और वो अमाउंट शिफ्ट करके कोटक का इमर्जिंग इक्विटीज फंड में अमाउंट ट्रांसफर कर दे और वहीं पे अपना निवेश जारी रखे। तो इससे क्या होगा कि जो रिस्क कॉन्सेंट्रेशन है इन अ सिंगल फंड हाउस वो भी कम हो जाएगा। और धीरे धीरे करके अपने गोल्स को फिर एक बार कैलकुलेट कीजिए और अपने निवेश को जारी रखिए ओवर द एंटायर टाइम पीरियड। ओके, चलिए तो कुछ बदलाव आपको आपके पोर्टफोलियो पर सजेस्ट किए गए हैं। आप अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर सकते हैं। मैं 5,000 की SIP से आप तो ऑलमोस्ट 20,000 लगा रहे हैं और UTI की स्कीम ज़्यादा हैं तो फंड हाउस की ओवरलैपिंग हो रही है, उसकी जगह आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। UTI वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड से रिप्लेस कर सकते हैं। अगले कॉलर से बात करेंगे। ईमेल के थ्रू सलीम ने अपना सवाल भेजा है। सलीम यूसुफ ने 30 ईयर्स इनकी एज है। 20 ईयर्स के लिए कॉर्पोरेट एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि 15,000 की SIPs को लेकर क्या सजेशन रहेगा। साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें ही जानना चाहते हैं। एक तो इन्होंने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है, काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है जिसमें 5500 रुपये से लेकर 4 लाख तक की इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है। मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि ये सारे फंड्स इनके पास लमसम पड़े हुए हैं। इन फंड्स में इनफैक्ट इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी होगी, माफ कीजिए। फंड्स काफी सारे, SBI फोकस्ड इक्विटी, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, SBI स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, कैनरा रोबोको, फ्लेक्सी कैप, DSP मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा। इन फंड्स में जो ये SIP कर रहे हैं इन टोटल वो 15,000 की कर रहे हैं। ये SIP अमाउंट नहीं है, ये वैल्यू है इनके पोर्टफोलियो की अब तक की, जिसमें 3.5 लाख से लेकर 75,000 4 लाख तक का ऑलरेडी कॉपस एक्यूमुलेट कर चुके हैं अलग अलग फंड्स में। अब सवाल इनका क्या है, 15,000 के टोटल SIPs जो ये कर रहे हैं इनसे कितना एक्यूमुलेशन ये कर लेंगे नेक्स्ट 20 ईयर्स। 17 से 20% का रिटर्न मिलना क्या मुमकिन है इन लॉन्गर रन, बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इनको जो इन्होंने गोल सेट किया है कि उनको जब रिटायर हो तब एक एक्स अमाउंट 1 लाख रुपये पर मंथ मिले। तो अगर हम
उसका रिवर्स कैलकुलेशन करके देखें कि ये अमाउंट कमाने के लिए उनको कितना निवेश करना होगा, तो इसके लिए उनको अराउंड 2.5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। अब प्रश्न ये है कि क्या एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ SIPs और जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, क्या उससे ये कॉर्पस हासिल हो सकेगा या नहीं? तो अगर हम कैलकुलेट करें एट ए कंजर्वेटिव रेट ऑफ 12%, क्योंकि देखिए मानिए कि ये सभी इक्विटी फंड है इनके पोर्टफोलियो में, लेकिन 17% पर एनम की अपेक्षा रखना थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। शायद 1-2 साल आपको ये मिल सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली कंपाउंडेड 17% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरे पोर्टफोलियो के, कई 1-2 फंड भी ये अचीव कर सकते हैं, लेकिन पूरे पोर्टफोलियो के लिए इस प्रकार का रिटर्न अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये आप अपने एक्सपेक्टेशन को कम कर दीजिए। तो अगर इनको ये अचीव करना है अपना गोल, तो अराउंड 20,000 पर मंथ का निवेश करना होगा, जिसमें से 15 कर रहे हैं, यानी कि एक 5,000 का शॉर्टफॉल आएगा जो उनको मेकअप करना है। अब आते हैं कि इनके पोर्टफोलियो की तरफ। अब पोर्टफोलियो में अगर आप देखिए तो जो फंड्स है उसमें कोई समानता इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। कहीं में एक्सपोजर बहुत कम है, कहीं में ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से जहां पर निवेश की रकम काफी कम है, वहीं पे वो अमाउंट एडिशनल निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी फंड्स उन्होंने जो सिलेक्ट किए इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ और इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अच्छे फंड्स है, उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एडिशनल अमाउंट्स आए वो उसी फंड्स की ओर डायरेक्ट करें जहां पर एक्सपोजर बहुत कम है, क्योंकि देखिए कई फंड्स में ऑलरेडी एक्सपोजर 4-4.5 लाख है, कहीं में सिर्फ 30, 40, 50,000 है। तो ये असमानता उनको दूर करनी पड़ेगी, और वो भी करने के लिए आसानी इनको होगी अगर नया निवेश यहाँ पर डायरेक्ट कर। ओके, चलिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सजेस्ट की गई हैं, और किस फंड में कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ से आपको स्विच करना है, तो काफ़ी सारे चेंजेस सजेस्ट किए गए। इनको नोट कर लीजिए और उनको अप्लाई कीजिए अपने पोर्टफोलियो पर। लेकिन चलिए आप फटाफट से अर्णव जी के टॉप ओपन से पूछ लेते हैं उन व्यूअर्स के लिए जो क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो। तो बताइए अर्णव, क्या सजेशंस आपके? कोई भी व्यूअर जो पहले शुरुआत करना चाहता है, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, उनके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोर्टफोलियो में अलग अलग प्रकार के फंड्स हो, अलग मार्केट कैप्स के फंड हो, ताकि एक अच्छा बैलेंस आता रहे। तो मेरे चॉइस है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज, जो एक लार्ज और मिड कैप फंड है, यानी कि लार्ज कैप का अच्छा एक्सपोजर आपको मिल रहा है और थोड़ा सा मिड कैप का। फिर पराग परिक का फ्लेक्सी कैप, यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी, लेकिन यहाँ पर भी लार्ज कैप और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है। फिर कोटक का इमर्जिंग इक्विटीज, जो एक मिड कैप फंड है, तो यहाँ पर आपको एक प्योर मिड कैप एक्सपोजर मिल रहा है। और फिर निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप, यहाँ पर स्मॉल कैप में एक्सपोजर। तो अगर इस प्रकार का आप एक्सपोजर करते हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है, और खास करके ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए 4 फंड्स नोट कर लीजिए। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज, पराग परिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। शुक्रिया अर्णव आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। नमस्कार।